बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अपडेट आपके लिए दो तीन है मेरे पास। पहली तो डैम्स फंड के हवाले से है, उसमें भी एक बड़ी खबर है। और दूसरा, कल मैंने जैसे जिक्र हमने किया था, खबर आपको दी थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से उनकी पेंशन के कागजात तैयार हो रहे हैं, उस हवाले से भी एक और अपडेट है रिटायरमेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं डैम्स फंड की जाने, वो फिर थोड़ा सा जिक्र फैसल चौधरी साहब का भी करेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी आज अच्छी खासी तलकलामी हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समाज से उठकर चले गए थे। तो इसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे पहली वीडियो में ही, इसी वीडियो में। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले डैम्स फंड से। डैम्स फंड हुकूमत और वापडा कह रहे हैं कि जनाब हमें दे दिया जाए डैम में जितने पैसे पड़े हैं। सबसे पहले तो आज अदालत को ये बताया गया कि जनाब मार्कअप जो प्रॉफिट है वो और जो ओरिजिनल रकम थी, ये मिला के 23 अरब रुपये से ज़ायद की रकम इस वक्त डैम्स फंड में पड़ी हुई है। तो चीफ बताया, फिर ब्रेकअप ये दिया गया तकरीबन 12 अरब रुपये का प्रॉफिट है और 11 अरब रुपये से ज़ायद का जो इसका मुनाफा है, जो ओरिजिनल रकम थी वो है जो इन्वेस्ट की गई थी। क्योंकि साकिब निसार साहब के जाने के कुछ अर्सा बाद तक पैसे आना बंद हो गए थे, तो लोगों ने डोनेट करना छोड़ दिया था। हालात भी कुछ इस किस्म के बन गए थे, फाइनेंशियली कोरोना आ गया था कि वो डोनेशन आ नहीं सकी थी। अब टोटल 23 अरब रुपये से ज़्यादा की रकम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मार्कअप देता कौन है। अब सवाल इंटरेस्टिंग सुनिएगा ज़रा, मार्कअप कौन देता है? तो उन्हें बताया कि जी गवर्नमेंट देती है। उन्होंने कहा अच्छा पैसे ही गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट अपने आप को मार्कअप कैसे दे रही है? तो हम गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी बना रहे हैं पैसे वहाँ दे के, तो ये प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा सकते? अब उनको समझाने की कोशिश की गई कि जनाब टी बिल्स गवर्नमेंट के होते हैं, उनके अंदर सरकारी स्कीम है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो वो गवर्नमेंट इस वजह से पैसे जारी करती है। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत को बताया कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टेड पैसा, पब्लिक का पैसा यूटिलाइज करती है, उसके अगेंस्ट वो मार्कअप पे करती है। वो कोई लाइबिलिटी ऐसा नहीं होती। लेकिन वो चीफ साहब बदल थे कि नहीं, तो लाइबिलिटी वाली बात है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हम खुश हो रहे हैं कि 11 अरब 23 अरब रुपये हो गए, जबकि हमने तो हुकूमत के ऊपर बर्डन डाल दिया है। नेशनल बैंक भी सरकारी, स्टेट बैंक भी सरकारी, तो क्यों इसको प्राइवेट क्यों नहीं किया जाता? तो फिर कहा कि जी, उन्होंने बताया एडिशनल अटॉर्नी जनरल कि गवर्नमेंट बोरो करती है प्राइवेट बैंकों से। उन्होंने कहा जी बोरो करती है और लैंड भी तो कर सकती है, तो प्राइवेट बैंक्स के थ्रू क्यों नहीं इसको इन्वेस्ट किया जाता, वो क्यों नहीं किया जाता? तो मतलब बात वो पहले साकिब निसार साहब के दौर में जब ये केस टेकअप हुआ था, तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि बजाय इसके कि हम किसी प्राइवेट बैंक को ये दें और कल को बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए या कोई 19-20 हो जाए उसमें, तो गवर्नमेंट को सिक्योर रहेगा, गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी रहेगी, गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा ही है। इसलिए नेशनल बैंक के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टी बिल्स में इन्वेस्ट किया गया था, ताकि पैसा ज़ाया भी ना हो, डीवैल्यू भी ना हो और सिक्योर भी रहे, खाने की करप्शन की उसमें ना हो। लेकिन यहाँ पे इतना उल्टी गंगा पैर ये कह रहे हैं जी सरकार से निकाल के इसको प्राइवेट करें। चले, अब अगली समात के ऊपर अदालत ने मांगा उनसे लेआउट प्लान मांगा कि जी क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। उसके ऊपर अब वापडा के वकील, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के नुमाइंदगान ये बैठ के वे आउट तय करके अदालत को बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एडिशनल ऑडिटर जनरल गुफरान मेमन साहब पेश हुए, डिप्टी ऑडिटर जनरल उनके साथ मोहम्मद अजहर भी गालिबन उनका एग्जैक्ट नाम है, वो साहब भी थे। तो गुफरान साहब ने बताया कि हमने डैम फंड का ऑडिट तो नहीं किया, लेकिन एक डिटेल्ड इंक्वायरी की है और उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें कोई मिसयूज़ ऑफ फंड का मिसयूज़ नहीं हुआ। तो जब मिसयूज़ नहीं हुआ फंड का, कोई करप्शन नहीं हुई, तो वो सब साहिबान जो दिन रात ये मैं कहूँगा कि बकवास करते रहते थे कि जी साकिब निसार साहब डैम फंड का पैसा सारा ले गए, पैसा खा गए, और साकिब निसार साहब ने जनाब बेटे की शादी पे इतने करोड़ लगा दिए, इतने अरब रुपए लगा दिए। बाय द वे वो नजम की शादी थी, मैं खुद उसमें शरीक हुआ था, और भी इवन के सिर्फ मैं नहीं था। मैं आपको नाम बता देता हूँ, इमरान वसीम साहब वो भी उसका हिस्सा थे, हसन अयूब साहब भी उस शादी में गए थे, अकील अफजल साहब जिस वक्त सदर ने पास किए वो भी उस वक्त शादी का हिस्सा थे, और हम चारों इकट्ठे एक ही गाड़ी में बैठ के लाहौर गए थे और हमने वलीमा अटेंड किया था। ये 2019 29 फरवरी की बात है। तो अब मतलब वो तो मेरे स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है ना, वो तो आजकल काजी साहब की मदद सराई कर रहे हैं सारे, और साकिब निसार साहब के एंटी हैं बड़े। तो उन्होंने भी वलीमा अटेंड किया था, वो भी ये गवाही देते हैं कि जनाब कोई पैसा डैम फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और अब तो सरकारी सतह पर ऑफिशियली कह दिया गया है, उमर अता बंदयाल साहब के दौर में कहा गया था कि डैम फंड के हमें ऑडिट करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, उन्होंने अलाउ किया बजरिया कोर्ट ऑर्डर के जी आप जाए इंक्वायरी करें और हमें रिपोर्ट भी इसकी दीजिएगा, पता चले क्या एम्बेजलमेंट हुई है क्या नहीं हुई। और आज बताया कि उस फंड का कोई मिसयूज़ नहीं हुआ, यानी कि वो फंड गलत इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि वो जितना इन्वेस्ट हुआ है
वहाँ से निकलता है प्रॉफिट्स में, री इन्वेस्ट हो जाता है 3-3 महीने के लिए। तो वो जो एक सारा दिन कंपेन को सहाफ़ी भी चलाते रहते थे, ये सहाफ़ी नुमा टाउट कह लें और वो सियासी कारकुन कह लें, सियासी लीडर्स कह लें, जो मुस्लिम लीग नून के थे, पीटीएम के थे, जी डैम फंड में बड़ी करप्शन होगी, डैम फंड में बड़ी करप्शन होगी, सारे के सारों को आज उठा के मुंह पे ऊपर बात मारी। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने उन्होंने कहा जनाब कोई मिस यूज़ उसके अंदर सिरे से हुआ ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब उन सारों को या साकिब निसार साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर कम से कम अपने गिरबान में झांक के और कुछ तो शर्मिंदा ज़रूर हो जाना चाहिए कि हम लोग बिला वजह झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। और आज फिर अब मामला डैम फंड वापडा को जाएगा या ये गवर्नमेंट को जाएगा या गवर्नमेंट के थ्रू होकर वापडा को जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करके अब 2 दिन में अदालत को बताया जाएगा। जुमे तक समात को मुलतवी किया गया है। अब आते हैं खबर की जानिब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जो ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का मामला था, जो तारिक जहांगीरी साहब से मामला वापस इलेक्शन कमीशन लेना चाहता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन दोबारा सबको सुन के फैसला करे। उस पर आज बार बार कहा गया अंजुम वकील खान साहब के वकील की जानिब से कि जी जवाब जमा नहीं करवाया जा रहा, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से। तो फैसल चौधरी जो आमिर मुगल के वकील थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया, सॉरी इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि आमिर मुगल के बेटे से बात हुई है, वो कह रहे हैं उनका अपने वालिद से रब्ता नहीं हो पा रहा 2 दिन से, इसलिए जब तक आमिर मुगल से रब्ता नहीं होगा तो हम उनका जवाब उनके बिहाफ पे मैं जमा नहीं करवा सकता। ज़ाहिर है वकील है, क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर वो कैसे जवाब जमा करा सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो हमारी दरखास्तें हैं ऑलरेडी पेंडिंग हैं, आप पहले उनके ऊपर फैसला कर दें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह आवाज़ ऊंची हुई, नॉर्मली वास्ता आवाज़ में बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोले कि जी आप हमें डिक्टेट ना करें। इस पर फैसल चौधरी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि जनाब आप अपनी आवाज़ आहिस्ता रखें, हम यहाँ पे बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आते। फवाद चौधरी साहब ज़रा बीच बचाव कराते रहे। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी साहब को कॉल करने की कोशिश की, आप माफ़ी मांग रहे। तो फैसल चौधरी ने कहा किस बात की माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या गलत बात की है, मैं तो यही कह रहा हूँ हमारी दरखास्तों पर फैसला करें और ऊँची आवाज़ में बात ना करें, तो तरीका उसके मुताबिक चलें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर उठ कर नशिस्त से चले गए और समात को फिर मुलतवी कर दिया गया। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ही तकरार हुई मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की, जिनकी ज़मानत भी हो गई है, और अब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर मज़े की बात वो भी जाने वाले हैं, एक ने इस महीने जाना है, एक ने जनवरी में जाना है। तो दोनों जाने वालों के साथ इस किस्म के वाक़यात शुरू हो गए हैं। तो ये दोनों मेरे ख्याल जाने वालों को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और शायद उनकी इस वजह कोई और नहीं, वो खुद हैं, ये उनके काम है। अब रही बात एक और जाने वाले की, जो मैंने शुरू में पहले बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कल आपको खबर दी थी कि उनकी जो पेंशन के कागजात तैयार हो रहे हैं। आज अपडेट ये दे रहा हूँ, बल्कि अपडेट से पहले एक तो आपको तरीकाकार बता देता हूँ। रवायत ये होती है नाज़रीन कि जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होता है उसके साथ में 2 डिनर होते हैं, एक नहीं 2। एक डिनर होता है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, दूसरा डिनर आखिरी दिन होता है, मतलब डिनर से अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट बार के डिनर से अगले दिन होता है फुल कोर्ट रेफरेंस, जिसपे वो अपनी कारकर्दगी बताता है आउटगोइंग चीफ जस्टिस और आने वाला अपने पॉलिसी स्टेटमेंट देता है। और उसी दिन आखिरी दिन रात को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिनर दिया जाता है। अलविदाई सा डिनर होता है, वो ज़रा लिमिटेड होता है, बाहर वाले में तो वकला का ढेर होता है, इसमें ज़रा लिमिटेड गैदरिंग होती है, मतलब खाली जजेस होंगे, उनकी फैमिलीज होंगी, चंद सीनियर वकला होंगे, ऑडिटर जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल हो गए, सो एडवोकेट जनरल हो गए, और गिने चुने मीडिया के लोग होते हैं। अब यहाँ पे मामला ये है, ये तो मैंने आपको रवायत बताई है, जब आपको सादा जज रिटायर होता है ना, जो चीफ जस्टिस ना हो, सादा जज कह रहा हूँ, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके एजाज़ में डिनर दिया जाता है और फुल कोर्ट रेफरेंस होता है। अब मामला नाज़रीन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से सामने आ रही है कि ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर से, उनके ऑफिस से रब्ता किया गया सुप्रीम कोर्ट बार से और कहा गया कि जनाब आपने जो डिनर देना है वो क्या उसके हवाले से तैयारी है, कब देना है, क्या करना है। तो हमारे ज़रा ये बताते हैं कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार को ये पैगाम मिला था चीफ जस्टिस के अमले की जानिब से कि जी क्या करना है। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बॉडी से मशवरा करके बताता हूँ क्या तारीख हमने मुकर्रर करनी और क्या नहीं करनी। अभी उनकी आपस में बातचीत जारी है, मुशावरत जारी है, लेकिन हमारे ज़राए जो सुप्रीम कोर्ट बार में मौजूद है वो ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 23 अक्टूबर को अलविदाई डिनर देने की तैयारियाँ की जा रही हैं। मुमकिन है बात 24 तक चली जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान जो अभी तक डिस्कस हुए हैं वो 23 अक्टूबर के हैं। 24 अक्टूबर का दिन फिर एज इट इज़ ही जाएगा और 25 को फुल कोर्ट रेफरेंस भी होगा। चीफ जस्टिस पहले अपने 11 बजे तक गालिबन अपने वो आखिरी केसेस सुनेंगे और फिर वो उनका रेफरेंस होगा, फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद उन्हें अलविदा कहा जाएगा।
और फिर शाम को सुप्रीम कोर्ट में डिनर होगा 25 को, और 25 को उनको कुछ क्या कहते हैं तहाइफ वगैरह दे के यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट वो वैसे कभी आएँ तो आएँ, वो जो बाहर मज़ार बन रहा है उसको देखने के लिए, अदरवाइज़ प्रैक्टिकली उनका काम ख़त्म हो जाएगा। 6 महीने तक वो चैम्बर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नहीं, खैर नॉर्मल रिटायर्ड जज वाला जो एक चैम्बर है वो इस्तेमाल कर सकता है कि अगर कोई फैसले जजमेंट्स ऐसी हैं जब तक उन्होंने नहीं लिखी या कोई और जज लिख रहा है जिसके बेंच का वो हिस्सा थे तो दस्तखत के लिए वो आ सकते हैं, 6 महीने तक वो ये काम कर सकते हैं। तो दूसरी अपडेट उनके रिटायरमेंट के हवाले से मैंने जो आपसे शेयर की वो ये है कि पेंशन कागजात भी तैयार हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट पे जो डिनर्स होते हैं, अलविदाई तकरीबात हैं, उनका भी आगाज़ हुआ चाहता है। और सुप्रीम कोर्ट बाहर से खुद रब्ता किया गया उनके जानिब से कि हमें डिनर कब देना है आपने उनके चैम्बर की जानिब से। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, आज दूसरी वीडियो आएगी, बड़ी हंगामा खेज किस्म की आएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।